हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अगले पार्ट का। मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर एक वीडियो और बनाई हुई है जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, और जिसमें हमने फिजिकल पैरामीटर्स पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल पैरामीटर्स। आज हम दोस्तों केमिकल पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने फिजिकल पैरामीटर्स पढ़े हुए हैं, तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और स्टार्ट करते हैं हम केमिकल पैरामीटर्स। तो दोस्तों, हम यहाँ बहुत सारे केमिकल पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं, बट सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिसॉल्व सॉलिड्स। हम वन बाय वन करके सारे केमिकल पैरामीटर्स देखेंगे, बट पहला क्या है दोस्तों, पहला है हमारा डिसॉल्व सॉलिड्स। तो दोस्तों, डिसॉल्व सॉलिड्स क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो सॉलिड्स हमारे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिसॉल्व सॉलिड्स की दोस्तों यूनिट क्या होती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, डिसॉल्व सॉलिड्स की यूनिट जो होती है वो हमारी mg/लीटर होती है। अब ठीक है, अब बात करते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं हमारे पानी में। तो दोस्तों, डिसॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे पानी में आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो डिसॉल्व सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में दोस्तों हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, CO3 SCO3 Al+3 Mg+2, और दोस्तों और भी एग्जांपल हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें डिसॉल्व सॉलिड्स को हम मेजर कैसे करते हैं, तो दोस्तों उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम कह सकते हैं एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो डिसॉल्व सॉलिड्स इज इक्वल्स टू 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये क्या है, ये हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले की यूनिट्स भी याद रहनी चाहिए और सेम वही यूनिट में आपको लिखना है ये। तो डिसॉल्व सॉलिड्स की यूनिट होती है हमारी mg/लीटर, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट्स होती है दोस्तों हमारी माइक्रो/सेंटीमीटर। दोस्तों क्या है, ये हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है डिसॉल्व सॉलिड्स निकालने का। अभी तक दोस्तों इस फॉर्मूले पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है हमारे किसी एग्जाम में, तो इसलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है कि आगे चल के आपको ये फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला केमिकल पैरामीटर, जो कि है हमारा pH। तो दोस्तों, अगला केमिकल पैरामीटर होने वाला है हमारा क्या, pH। दोस्तों, pH क्या होता है, pH होता है हमारा पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो दोस्तों, हमें pH क्या बताता है, हमें pH जो है वो किसी भी मटेरियल का बेसिक और हम कह सकते हैं बेसिडिक या एसिडिक बिहेवियर बताता है किसी भी मटेरियल का। जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी है, और पानी का pH जो है दोस्तों >7 हुआ, तो हमें पता है कैसा पानी होने वाला है, हमारा बेसिक होने वाला है। अगर pH दोस्तों हमारा <7 हुआ, तो ये क्या होने वाला है, ये एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला है। और बात करें अगर pH हमारा दोस्तों =7 हुआ, तो कैसा बिहेवियर शो करने वाला है, ये हमारा न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं pH दोस्तों हमारा होता है किसके इक्वल है। दोस्तों, pH हमारा इक्वल होता है -log10 H+ का कंसंट्रेशन। और ठीक है दोस्तों, और हम बात कर सकते हैं POH, ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, -log10 कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है दोस्तों, अब H+ और OH- क्या है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो H+ होता है हमारा, ये कंसंट्रेशन ऑफ H+, इस साइन के अंदर हम किसी को भी डिनोट करें तो वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन मोल्स/लीटर। और दोस्तों ये क्या है, OH- ब्रैकेट में OH-, तो दोस्तों ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन मोल्स/लीटर। दोस्तों, हमें H+ और OH- मिला कैसे, दोस्तों हमें पता है H2 होता है हमारा पानी। अब दोस्तों हम इसे ब्रेक करें तो ये किस में चेंज होगा, H+ एंड OH- में। तो H+ ये आ गया हमारा, OH- ये आ गया। और दोस्तों बता दूं आपको, हमेशा याद रखिएगा
पीएच प्लस पीओएच, दोस्तों ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, हमारे हमेशा इक्वल होंगे 14 के। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि कंसेंट्रेशन की, तो H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दोस्तों इनका मल्टीपल क्या हुआ, इनका मल्टीपल होता है हमेशा 10⁻⁻14। ठीक है दोस्तों, ये पीएच की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर मान लीजिए हमें एक पीएच दे रखा है 1, एक पीएच 1 दे रखा है और एक पीएच 7 दे रखा है। हम जानते हैं 1 से 7 के बीच में क्या होता है दोस्तों, 1 से 7 के बीच में एसिडिक होता है हमारा। तो 1 और 7 में से कौन सा मटेरियल ज्यादा एसिडिक होगा, तो याद रखिए दोस्तों, जिसका पीएच 1 होगा वो हमारा ज्यादा एसिडिक होने वाला है। और वही बात करें, किसी का पीएच दे रखा है हमें मान लीजिए 8 और यहाँ पीएच दे रखा है 14 और पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो याद रखिएगा जिसका पीएच 14 है वो हमारा ज्यादा बेसिक होता है। ठीक, एक बात और बता दूं आपको कि दोस्तों पीएच जो होता है हमारा, पीएच जो होता है वो H प्लस कंसेंट्रेशन के साथ, अगर मान लीजिए हमारा H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा दोस्तों, पीएच हमारा नीचे गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। दो तीन मान लीजिए पहले 3 था, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, इसी तरह कम होता रहेगा। और हम कह सकते हैं हमारा जो एसिडिक बिहेवियर है वो क्या होगा दोस्तों, हमारा एसिडिक बिहेवियर बढ़ता रहेगा। और वहीं अगर पीएच 2 रखा है दोस्तों और हमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस दे रखा है और हमें एसिडिक बिहेवियर बताना है, तो अगर हमारा H प्लस का कंसेंट्रेशन दोस्तों क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पीएच क्या होगा दोस्तों, पीएच हमारा बढ़ता चलेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से पीएच हमारा बढ़ता चलेगा। और जो एसिडिक बिहेवियर होगा या एसिडिक कैरेक्टर होगा इसका, वो दोस्तों हमारा कम होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ पीएच। अब बात करते हैं कि हम पीएच को मेजर कैसे करते हैं, और हम पीएच को मतलब पीएच जानने के लिए, चेक करने के लिए हमारा एसिडिक है या बेसिक है कोई मटेरियल, तो हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो दोस्तों अब बात करें हम पीएच को किससे मेजर करते हैं, दोस्तों हम पीएच को मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। दोस्तों ये हमारा डिवाइस होता है जो पीएच मेजर करने के लिए काम आता है। दोस्तों बता दूं आपको, गेट और ईएससी में तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा, बट हो सकता है एसएससी जीई या किसी छोटे एग्जाम में पूछ ले कि पीएच हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो दोस्तों इंडिकेटर्स हमारे वो मटेरियल होते हैं या वो पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो एसिडिक होने वाला है या बेसिक होने वाला है। तो ये दोस्तों हम यहाँ बता दूं आपको, वैसे तो बहुत ही इंडिकेटर है, बट हम यहाँ सिर्फ 2 इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा फिनोल्फथैलीन और दूसरा है दोस्तों हमारा मिथाइल ऑरेंज। दोस्तों जो फिनोल्फथैलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, फिनोल्फथैलीन है जो ये हमारा बेसिक इंडिकेटर है, और दोस्तों मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा, ये हमारा एसिडिक इंडिकेटर है। और दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बेसिक इंडिकेटर है या एसिडिक इंडिकेटर है, क्यों कि दोस्तों फिनोल्फथैलीन हमारा किस पीएच रेंज में काम करता है दोस्तों, ये हमारा 8.6 से, अगर हमारे मटेरियल का रेंज या मटेरियल का पीएच 8.6 से दोस्तों 10.3 हो 8.6 से 10.3 पीएच हो हमारे मटेरियल का, जब ही हमें फिनोल्फथैलीन काम करना हो, वो फिनोल्फथैलीन हमारा वर्क करता है और बताता है कि हमारा जो मटेरियल है वो बेसिक है। अगर पीएच 8.6 से 10.3 है तो, और वो दोस्तों कैसे शो करता है दोस्तों, फिनोल्फथैलीन का कलर होता है येलो, फिनोल्फथैलीन का कलर होता है दोस्तों येलो, और इसका कलर किस में चेंज होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है हमारा रेड में। तो दोस्तों ये बताता है कि हमारा जो पानी है वो बेसिक है कब, जब वो येलो से रेड में चेंज हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज दोस्तों एसिडिक इंडिकेटर क्यों है कि दोस्तों ये हमारा वर्क करता है पीएच रेंज 2.8 से 4.2 में। अगर दोस्तों हमारे पानी का पीएच 2.8 से 4.2 होगा जब हमारा मिथाइल ऑरेंज वर्क करेगा,
और ये हमें कैसे बताएगा कि ये हमारा एसिड है 2.8 से 4.2 के बीच में है पीएच। दोस्तों ये इसका कलर किसमें चेंज हो जाता है, रेड से येलो में। मिथाइल ऑरेंज का कलर दोस्तों कैसा होता है, रेड होता है, और ये किसमें चेंज हो जाता है, ये हमारा हो जाता है येलो कलर में चेंज। ठीक है दोस्तों ये था हमारा जितना भी हमें पीएच पढ़ना था गेट, ईएससी, एसएससी, जेईई किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला केमिकल पैरामीटर जो कि हमारा अल्केलिनिटी। तो दोस्तों अल्केलिनिटी हमारा तीसरा केमिकल पैरामीटर है। ये होता क्या है अल्केलिनिटी दोस्तों, इट इज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर। तो दोस्तों अल्केलिनिटी क्या है दोस्तों, अल्केलिनिटी हमारी एक प्रॉपर्टी है, हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, अल्केलिनिटी कहते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज करना किसके अंदर, पानी के अंदर, ये हमारा अल्केलिनिटी। और दोस्तों जो अल्केलिनिटी होती है ना, ये मेनली किसकी वजह से होती है दोस्तों, मेनली हमारी नेगेटिव चार्ज आयंस की वजह से होती है। दोस्तों जनरली हमारी किस वजह से होती है, नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात करें अल्केलिनिटी के, दोस्तों SCO3-, CO3 और OH-, ये तीन क्या है दोस्तों, ये तीन हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं। और दोस्तों अभी आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में भी हम इन तीनों का ही यूज करेंगे। कुछ भी हो जाए आपको ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स याद रहने चाहिए। अब बात करें माइनर कंपोनेंट्स, तो दोस्तों माइनर कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं। आपको कोई नेगेटिव चार्ज आयंस और याद आ रहा हो तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। सब माइनर कंपोनेंट्स में आते हैं, बट मेजर कंपोनेंट्स में ये तीन आते हैं, SCO3-, CO3- और OH-। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, सोर्स ऑफ अल्केलिनिटी की। तो दोस्तों हमारे पानी में अल्केलिनिटी आती कहां से, दोस्तों हम मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ अल्केलिनिटी। दोस्तों हमारे पानी में अल्केलिनिटी आती कहां से, हम मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं पानी क्या होता है दोस्तों, पानी होता है हमारा H2O, बट इसमें मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड हो जाए, क्या हो जाए CO2, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है H2CO3। अब दोस्तों होता क्या है, H2CO3 होता है ना दोस्तों, ये हमारा आयोनाइज हो जाता है किसमें, H+ में और HCO3- में। जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या मिल गया हमें, ये हमारा पहला मेजर कंपोनेंट मिल गया SCO3-। अब दोस्तों SCO3- जो होता है ना दोस्तों, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा आयोनाइज हो जाता है किसमें, H+ में और CO3 में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां हमारा मेजर कंपोनेंट मिल गया दूसरा। अब दोस्तों ये CO3 है ना दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, जब ये वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है तो दोस्तों ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है हमारा OH- प्लस HCO3-। दोस्तों ये हमें OH- और HCO3-। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा ये जो तीन जो रिएक्शन होती हैं दोस्तों, ये हमारी कैसी रिएक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती हैं। जैसे कि हम देखा ये 1 2 3 ये तीनों हम मेजर कंपोनेंट तो मिल गए किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के। बट ये जो पहले की 3 रिएक्शन है दोस्तों, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती हैं, और हम कह सकते हैं कैसी रिएक्शन होती हैं, हमारी फास्ट रिएक्शन होती हैं। और दोस्तों ये आखिरी इक्वेशन जो है हमारी कैसी रिएक्शन होती है, वीक रिएक्शन होती है, और हम कह सकते हैं ये कैसी रिएक्शन है, हमारी स्लो रिएक्शन होने वाली है। बट दोस्तों ये हमारी आखिरी जो इक्वेशन है ये किस पे वर्क करती है, स्लो इक्वेशन है, वीक इक्वेशन है, बट ये वर्क किस पे करती है, तो ये हमारा वर्क करती है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ली चार्टलियर प्रिंसिपल पर ही दोस्तों हमारा वर्क करती है। ये हमारी लास्ट इक्वेशन याद रखिएगा, ना गेट ये ना ईएससी ना एसएससी किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, बट हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि CO3 प्लस H2O OH- प्लस SCO3-। दोस्तों ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वीक रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो दोस्तों हमारी किस प्रिंसिपल काम करती है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। किस पर काम करती है दोस्तों, CHATLIER प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई सोर्सेस की बात, मेजर कंपोनेंट माइनर कंपोनेंट्स की बात। अब देखते हैं कि हम अपनी अल्कलिनिटी को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में।
तो दोस्तों हम अपनी एल्केलिनिटी को किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, हम अपनी एल्केलिनिटी को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, हम कह सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में अपनी एल्केलिनिटी को एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों उसका फॉर्मूला है हमारा एल्केलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों ये यूनिट याद रखिए, यूनिट क्या होती है इसकी, mg पर लीटर। दोस्तों हमारे किसके इक्वल होता है, मैं बता दूं आपको कि एल्केलिनिटी में हम फिर क्या कंपोनेंट लेते हैं, सिर्फ अपने मेजर कंपोनेंट्स लेते हैं, अपने माइनर कंपोनेंट्स नहीं लेते हैं। तो दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस। हमें दोस्तों क्वेश्चन में गिवन होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस, और दोस्तों उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, mg पर लीटर इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, ये दोस्तों 2 है, ये 2 माइनस है, इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस दोस्तों, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, हमारा रहेगा OH माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एल्केलिनिटी है और हम इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस इंटू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। दोस्तों 2 माइनस है यहाँ, फिर दोस्तों प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ SCO3 में बाइकार्बोनेट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमारा एल्केलिनिटी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है, हम कह सकते हैं एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे गेट, ESE, SSC, JEE, कितना भी एग्जाम हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, और एल्केलिनिटी को एक्सप्रेस किया होगा तो उसमें किस फॉर्म में किया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही किया होगा। अब दोस्तों ये ध्यान लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है हमारा। दोस्तों इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारा, दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। अब हम कैल्शियम, दोस्तों सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या है दोस्तों, मैं बता दूं फिर आपको, इक्विवेलेंट वेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है दोस्तों, पहले हम निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, 14 + 12 + 16 3 48 अपॉन वैलेंसी कितनी हुई दोस्तों, उसकी वैलेंसी होती है 2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों इक्विवेलेंट वेट कितना होने वाला है, इसका इक्विवेलेंट वेट होने वाला है दोस्तों हमारा 50। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है 50। अब दोस्तों बात करते हैं हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, कार्बोनेट का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस, तो इससे ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। और दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 12 + 16 3 48 और वैलेंसी कितनी 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों 30 के। और दोस्तों बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ अब किसका, HCO3 माइनस का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस का, दोस्तों ये किसके इक्वल होगा, इसका इक्विवेलेंट। दोस्तों याद रखिए हम क्या निकाल रहे हैं, फिर से इक्विवेलेंट वेट ही निकाल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस दोस्तों किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 + 12 + 16 3 48 अपॉन 1। दोस्तों हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 48 + 61 के। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस दोस्तों क्या होने वाला है, हमारा 61 होने वाला है।
अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, दोस्तों अब किसका निकालने वाले हैं हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। दोस्तों इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस, दोस्तों इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होने वाला है, ऑक्सीजन का 16 + 1/1, दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है 17 के। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस क्या होने वाला है दोस्तों, हमारा 17 होने वाला है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल्कलिनिटी को CaCO3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं mg/लीटर में, आइए देखते हैं। और तो दोस्तों हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या निकाला है 50, तो यहां से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हटा के यहां क्या लिख सकते हैं 50। और दोस्तों हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या निकाला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या है दोस्तों हमारा 30, तो यहां हम इसे हटा के क्या लिख सकते हैं 30। और दोस्तों बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है दोस्तों, हमारा बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है कितना, बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 61, 50/61 हो जाएगा दोस्तों। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस क्या है दोस्तों, ये है हमारा /17। तो दोस्तों ये हमारा एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होने वाला है दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस इंटू 50/30 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ SCO3 माइनस इंटू 50/61 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू 50/17। दोस्तों मैं आपको इसे थोड़ा और क्लियर करके लिख देता हूं। दोस्तों एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg/लीटर, याद रखिए किस में होनी चाहिए, mg/लीटर में निकलेगी आपकी। तो दोस्तों हमारा किसकी इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा किस फॉर्म में, इन mg/लीटर में, इनटू, अब देखिए दोस्तों मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों 50 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों हमारा 30 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस, दोस्तों ये भी हमारा किस में होगा, ये भी हमारा होगा mg/लीटर में, क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा हमेशा, इनटू, अब दोस्तों इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट। और दोस्तों इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बाइकार्बोनेट का 61 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये भी दोस्तों किस में होना चाहिए इन mg/लीटर में, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस, दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल होता है 17 के। दोस्तों ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है किसका, अल्कलिनिटी का इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, गेट, TSE, SSC, JEE, WPA, कोई भी दोस्तों, कोई भी अगर आपको अल्कलिनिटी से कैल्शियम कार्बोनेट में रिप्रेजेंट करने आएगा तो वो यही क्वेश्चन होगा। और आपको सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको ये लिखना होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दे रखा हो, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का दे रखा होगा, तो याद रखिए आप उसमें क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे। हो सकता है इसका ना दे रखा हो, इन दोनों का कंसंट्रेशन दे रखा हो, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते रहते हैं हर साल, और वो हम देखने वाले हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं अल्कलिनिटी का रिलेशन विद pH। तो दोस्तों ये क्या है, ये है हमारा अल्कलिनिटी का रिलेशन विद pH। तो दोस्तों हमने कर्व ड्रॉ कर रखा है यहाँ, इसमें y एक्सिस पे pH है हमारा और x एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर। तो दोस्तों इसमें हम क्या करने वाले हैं बता दूं आपको। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कंटेनर है, हमने क्या किया, हमें पता है ये क्या है, ये हमारा बेसिक नेचर रखता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये अल्कलिनिटी रखता है इसके पानी के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने इसमें एसिड डालना स्टार्ट किया, हमने क्या किया, हमने इसमें एसिड डालना स्टार्ट किया, और साथ में ही हमने इसमें क्या यूज किए हैं, इंडिकेटर, और साथ में ही हमने अपने इसमें इंडिकेटर्स यूज किए हैं। इंडिकेटर्स कौन से पढ़ रखे हैं दोस्तों, हमने इंडिकेटर्स पढ़ रखे हैं अपने मिथाइल ऑरेंज। दोस्तों ये स्क्रीन से बाहर हो गया है लगता है मुझे, मैं दोबारा थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं।
तो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये बीकर था और ये अल्कलीन वाटर यानी कि ये बेसिक नेचर रखता है, ये पानी इसके अंदर बेसिक नेचर रखता है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इसमें एसिड डाला। मैंने क्या किया, इसमें एसिड डाला। क्या करने के लिए, मैंने सोचा कि मैं इसे न्यूट्रलाइज कर देता हूँ, बेसिक से इसे एसिडिक में चेंज कर रहा हूँ। मैंने सोचा इसे न्यूट्रलाइज करते हैं, तो मैं इसमें एसिड डालना स्टार्ट किया और साथ में ही मैंने क्या किया दोस्तों, साथ में ही मैंने इसमें इंडिकेटर्स डाले, अपने इंडिकेटर्स डाले। इंडिकेटर्स कौन से पढ़ रखे हैं हमने, पी से दोस्तों, पी है हमारा फिनोल्फेथैलीन और एम क्या दोस्तों, एम है हमारा मिथाइल ऑरेंज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया, इसमें इंडिकेटर्स भी डाले। तो हमने देखा कि मान लीजिए इसका पहले जो पीएच था वो 10.4 था, फिर इसका पीएच कम होना स्टार्ट हुआ और ये कहाँ आया, हमारा 8.3 तक आया। और दोस्तों हम जानते हैं कि 8.3 रेंज तक ही हमारा फिनोल्फेथैलीन अपना इंडिकेटर वाला काम कर सकता है। तो 8.3 पे हमने देखा कि यहाँ तक ही हमारे फिनोल्फेथैलीन ने काम किया। अब दोस्तों हमने एसिड और डाला इसमें, तो दोस्तों ये कहाँ पहुँच गया, इसका पीएच, हमारा जो सॉल्यूशन था उसका पीएच पहुँच गया दोस्तों 4.5 पर। और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा मिथाइल ऑरेंज काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन हमने मिथाइल ऑरेंज भी तो शुरुआत में ही डाला था, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज हमारा यहाँ से यहाँ आएगा। हमने शुरुआत में ही मिथाइल ऑरेंज डालना स्टार्ट किया, फिनोल्फेथैलीन भी किया और एसिड भी किया। तो जब हमारा पीएच 8.3 पे आ जाएगा, हमने क्या किया, फिनोल्फेथैलीन डालना छोड़ दिया। क्यों कि ये सिर्फ 8.3 तक ही काम करता है, बट मिथाइल ऑरेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक काम करता है, 4.5 से 2.8 तक। तो इसलिए हमने इसे 4.5 तक डाला कि यहाँ से हमारा क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज काम करना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों हमने एसिड क्यों डाला, हमने एसिड इसलिए डाला कि हम चाहते थे कि ये OH माइनस है, ये हमें अल्कलिनिटी दे रहा है, तो ये क्या हो जाए, हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए और H2O में चेंज हो जाए। और दोस्तों ये कार्बोनेट है, हमने इसे भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, तो पहले बाइकार्बोनेट में चेंज हुआ, फिर बाइकार्बोनेट को फिर हमने किस में चेंज कर दिया, H2O प्लस CO2 में, क्योंकि हमें पता है CO2 से तो बनते हैं सारे। तो दोस्तों अब जब हमारा पीएच 10.4 से 8.3 तक आएगा, जब हमारा पीएच 10.4 से 8.3 तक आएगा, तो दोस्तों इतने रेंज में जितना भी हमारा OH माइनस होगा, OH माइनस होगा और साथ में ही आधा कार्बोनेट, जितने हमारे सॉल्यूशन में कार्बोनेट है उसका आधा। दोस्तों 8.3 तक आते आते पीएच क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। OH माइनस प्लस हाफ ऑफ कार्बोनेट 10.4 से पीएच दोस्तों जब हमारा 8.3 तक आ जाएगा, तो ये हमारा इतना हिस्सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम कह सकते हैं OH माइनस जो H2O में टूट जाएगा और CO3 2 माइनस है दोस्तों, उसका आधा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पीएच दोस्तों कहां से आया, हमारा पीएच आया दोस्तों ये 8.3 से 4, दोस्तों ये है 10.4 से 8.3। अब दोस्तों हमारा पीएच कहां से आया, 8.3 से 4.5 तक, यानी वॉल्यूम ऑफ, इसमें हमने क्या यूज किया है, इसमें हमने इंडिकेटर यूज किया सिर्फ अपना मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथैलीन 8.3 पीएच तक आने तक यूज किया था। अब हमने दोस्तों यहाँ यूज किया है सिर्फ मिथाइल ऑरेंज कहाँ तक, 4.5 आने तक पीएच। तो दोस्तों जब हम यहाँ देखेंगे 4.5 तक, तो हमारा हाफ ऑफ कार्बोनेट जो यहाँ रह गया था वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। प्लस हमारा दोस्तों बाइकार्बोनेट जो हमें एल्केलिनिटी देता था दोस्तों, ये भी हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा 4.5 पीएच आते आते, यानी मिथाइल ऑरेंज तक यूज होते होते 4.5 से। ठीक है दोस्तों, तो ये बताता है हमें कर्व की हमारी एल्केलिनिटी का रिलेशन विद पीएच। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाए कि जो हमने फिनोल्फेथैलीन यूज किया वो मिथाइल ऑरेंज के बराबर ही था, यानी कि हमारा पीएच यहां से 8.3 तो आया, हमने यहां से यहां तक ही मिथाइल ऑरेंज किया, यहां पर ही हमारा मिथाइल ऑरेंज खत्म हो गया, यानी कि 8.3 से सीधे क्या हुआ दोस्तों 4.5 हुआ, बीच में चेंज नहीं हुआ, सीधे यहां पहुंच गया 4.5 थे। तो हम कह सकते हैं अगर ऐसा कभी हुआ तो यानी इसमें बाइकार्बोनेट तो होंगे ही नहीं। अगर सीधे हमारा 8.3 से 4.5 पे आ जाए, चीजें झटके से ऐसे करके नीचे आ जाता, बिल्कुल यूं करके नीचे आ जाए, मीन्स इसमें बाइकार्बोनेट तो है नहीं, सिर्फ इसमें क्या है OH माइनस और हाफ ऑफ कार्बोनेट।
तो दोस्तों जब भी हमें P = M मिल जाए, यानी फिनोल्फेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज का कंसंट्रेशन बराबर मिल जाए, वॉल्यूम बराबर मिल जाए, इस केस में हमारी कौन सी अल्कलिनिटी होती है दोस्तों? इस केस में हमारी होती है कॉस्टिक अल्कलिनिटी। और दोस्तों कॉस्टिक अल्कलिनिटी कौन सी होती है? ये अल्कलिनिटी होती है हमारी ड्यू टू OH-। जो भी हमारी OH- की वजह से अल्कलिनिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्टिक अल्कलिनिटी। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जो फिनोल्फेथिलीन है वो हमारा क्या है? लेस देन है M/2 से। जो फिनोल्फेथिलीन है वो आधा है किसके? M/2 के। तो दोस्तों इस केस में याद रखिएगा जो हमारी अल्कलिनिटी होगी, हमारे इस सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी होगी, वो किस वजह से होगी दोस्तों? वो हमारी कार्बोनेट CO3 एंड बाइकार्बोनेट SCO3 की वजह से ही होगी। दोस्तों ये कार्बोनेट अल्कलिनिटी हुई है, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी होगी। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए अगर फिनोल्फेथिलीन जो है वो M/2 से ज्यादा हुआ उसका वॉल्यूम फिनोल्फेथिलीन का, तो इस केस में याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारी अल्कलिनिटी होगी वो किस वजह से होगी दोस्तों? वो हमारी ज्यादातर होगी OH- की वजह से और दोस्तों कार्बोनेट की वजह से। OH- की वजह से और कार्बोनेट की वजह से होगी हमारी, जब हमने फिनोल्फेथिलीन ज्यादा यूज किया हो किससे? M/2 से। अब दोस्तों एक केस ये भी हो सकता है अगर दोनों ही बराबर हुई तो फिनोल्फेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज का हाफ दोनों इक्वल हो, तो दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगी हमारी कार्बोनेट अल्कलिनिटी। कार्बोनेट अल्कलिनिटी। और दोस्तों हम जानते हैं कौन सी अल्कलिनिटी है हमारी, किस वजह से? CO3 2- की वजह से। अब दोस्तों एक केस और हो सकता है जो क्या हो कि फिनोल्फेथिलीन P = 0, यानी फिनोल्फेथिलीन का यूज ही ना हो कुछ। मान लीजिए हमने यहां से किया 10.4 से सीधा pH कहाँ आ गया दोस्तों? 4.5 पे आ गया, बीच में 8.3 पे कहीं रुका ही नहीं, सीधे यहां से 10.4 से 4.5 पे आ गया pH हमारा, सीधे डायरेक्ट हमने थोड़ा सा एसिड डाला सीधे नीचे आ गया। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये होगा कि हमारे सॉल्यूशन में OH- तो था ही नहीं, और कार्बोनेट भी क्या था दोस्तों? कार्बोनेट भी थोड़ा सा ही था। तो हम कह सकते हैं कि अगर P = 0 हुआ तो ये हमारी अल्कलिनिटी दोस्तों किसकी वजह से होगी? ये अल्कलिनिटी होगी हमारी बाइकार्बोनेट की वजह से, SCO3- की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से ये अल्कलिनिटी हमारी होने वाली है। दोस्तों ये हमारे 5 केस बनते हैं अल्कलिनिटी के रिलेशन विद pH। आपको ये नहीं लग रहा कि एक केस और बन सकता है कि मिथाइल ऑरेंज हमारा 0 हो जाए? दोस्तों मिथाइल ऑरेंज कभी 0 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत से मिथाइल ऑरेंज में फिनोल्फेथिलीन डालना स्टार्ट किए हैं। यहां तक तो हमारा आएगा ही आएगा M। हो सकता है यहां तक M आए, फिर उसका सीधे नीचे चले जाए 4.5 पे, यानी 4.5 से और नीचे आ जाए, यहां तक आ जाए, कहीं यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए। तो M कभी दोस्तों मिथाइल ऑरेंज हमारा कभी 0 नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 केस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में यूज होने वाले हैं, और आपके किसी छोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या? अल्कलिनिटी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला केमिकल पैरामीटर, जो कि हमारा क्या है? जो है हमारा हार्डनेस। तो दोस्तों हमारा अगला केमिकल पैरामीटर क्या है? हार्डनेस। तो दोस्तों हार्डनेस हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि डू नॉट फॉर्म लेदर। ये क्या? हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे पानी में झाग पैदा नहीं होते। लेदर क्या होता है दोस्तों? झाग होता है। जो हमें पता है कि प्रॉपर्टी हार्डनेस, जिसकी वजह से हमारे पानी में झाग पैदा नहीं होते। तो ये दोस्तों ये होता है हमारा हार्डनेस। अब दोस्तों अब नई बात आती है, हार्डनेस हमारे पानी में आती क्यों है? तो दोस्तों हार्डनेस हमारे पानी में मेनली मल्टीवेलेंट कटायन की वजह से नहीं आती। कटायन जानते हैं दोस्तों, कटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। और मल्टीवेलेंट होते हैं दोस्तों, मल्टीवेलेंट होते हैं हमारे जिनकी वैलेंसी ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। जैसे एग्जांपल Ca2+, Mg2+, Al3+, Cu2+। दोस्तों ये क्या है? ये कटायन है, ये मल्टीवेलेंट कटायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इनकी वैलेंसी क्या है? हम देख सकते हैं 1 से ज्यादा, कोई 2+ है, कोई 3+ है, कोई 2+ है, तो इनकी वैलेंसी क्या है? 1 से ज्यादा है। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये हो गए हमारे मल्टीवेलेंट कटायन, और इन्हीं की वजह से हार्डनेस हमारे पानी में होती है। दोस्तों जो हमारे पानी में टोटल हार्डनेस होती है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो वो कार्बोनेट हार्डनेस होगी
या वो हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कार्बोनेट हार्डनेस की और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो दोस्तों अगर कार्बोनेट हार्डनेस है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। और वही नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसे कहते हैं अपनी परमानेंट हार्डनेस। और दोस्तों टेम्पररी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस होती क्यों है दोस्तों, ये होती है हमारी ड्यू टू सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दोस्तों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो उनकी वजह से हमें कार्बोनेट हार्डनेस मिलती है अपने पानी में। अब बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो दोस्तों नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किस वजह से होती है, ये हमारी होती है किसके सॉल्ट की वजह से, सल्फेट और क्लोराइड की सॉल्ट से, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट, सल्फेट और क्लोराइड की सॉल्ट से। ठीक दोस्तों, तो इस वजह से हमें हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिलती है। अब दोस्तों से टेम्पोररी हार्डनेस क्यों कहते हैं, ये रिमूव हो जाती है किससे, सिर्फ बॉइलिंग से, रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। और हम अपने पानी को ढंग से उबाल लें तो उससे हमारी कार्बोनेट हार्डनेस खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो दोस्तों ये नॉर्मल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, इसके लिए हमें कुछ मेथड यूज करने होते हैं, जिसमें से कुछ हमारे आयन एक्सचेंज मेथड दोस्तों हमारा उसमें से एक मेथड होने वाला है। और दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, एक है हमारा जियोलाइट प्रोसेस। दोस्तों ये सारे ही मेथड हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाले चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट प्रोसेस और भी मेथड है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी टाइप ऑफ हार्डनेस। अब बात करते हैं कि हम जैसे हमने एल्कलिनिटी को एक्सप्रेस किया था कैल्शियम कार्बोनेट में, हम हार्डनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, अब हम ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हम हार्डनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, सेम दोस्तों हम इसको एल्कलिनिटी की तरह ही करते हैं और सेम इसका फॉर्मूला भी वही है। तो टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg/L इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+, या हम कह सकते हैं कैल्शियम इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम Ca2+ प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इन mg/L इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+। अगर दोस्तों इसकी जगह कोई और मल्टीवेलेंट कटायन दे रखा हो तो वो भी हमारा इसी तरह से ऐड हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ डैश इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डैश। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसे हमने एल्कलिनिटी के फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। और दोस्तों हमने इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला सीखा था, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला था हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब दोस्तों हम कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट तो निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों हमारा किसकी इक्वल था, ये हमारा इक्वल था 50 के। अब दोस्तों बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+। दोस्तों इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसका भी इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा, दोस्तों मैं बता दूं आपको, कैल्शियम का हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 और वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारा 20। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम Mg2+ की। दोस्तों मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट 24/2 इक्वल्स टू 12। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होने वाला है Mg2+ का, दोस्तों इसका होने वाला है 12। और दोस्तों अपने फॉर्मूले को हम फिर से एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इंटू 50/20 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Mg+2। दोस्तों ये हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+ और Ca2+ इंटू 50/12। और दोस्तों कंसेंट्रेशन किस में दे रखा होगा, mg/L में। दोस्तों ये दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, तो क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, कहीं भी क्वेश्चन मिले, आपको कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही उसका आंसर मिला होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है एक बार। और दोस्तों हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर। ठीक है दोस्तों, अब हमने दोस्तों आपको याद होगा अल्कलिनिटी में इंडिकेटर भी पढ़ा था एक, तो यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं कि सॉरी दोस्तों पीएच में पढ़े थे हमने इंडिकेटर, तो हम हार्डनेस में भी इंडिकेटर देखने वाले हैं कि हमें पता कैसे करते हैं कि हमारे पानी में
हार्डनेस है या नहीं है। तो दोस्तों जो हम अपनी हार्डनेस पता करते हैं किसी पानी में है कि नहीं, वो एक टाइट्रेशन प्रोसेस से करते हैं। तो हम देखते हैं उस प्रोसेस को हम किस तरह करने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल पानी लेते हैं, हम कह सकते हैं क्या ले सकते हैं, हार्ड वाटर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने हार्ड वाटर लिया, फिर दोस्तों हम इसमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है, ये है हमारा एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो दोस्तों बता दूं आपको, ये हमारा एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी है कि हम हार्डनेस पता करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। हम इंडिकेटर यूज करते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी। दोस्तों टी नहीं, सिर्फ टी है। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर हम यूज करते हैं, किस लिए, टाइट्रेशन प्रोसेस में। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने इंडिकेटर को पहले हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, फिर दोस्तों हम उसे टाइट्रेशन करते हैं। हम कह सकते हैं टाइट्रेशन कैसे, किससे, ईडीटीए सॉल्यूशन से। ये क्या है दोस्तों, ईडीटीए हमारा है टाइट्रेंट। हम इससे टाइट्रेशन करते हैं। आपने देखा होगा फ्लास्क को नीचे ले लेते हैं और फ्लास्क को हिलाते रहते हैं, ऊपर से पानी, ऊपर से डिप डलती रहती है, उसे कहते हैं टाइट्रेशन। और हम उसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, ईडीटीए सॉल्यूशन यूज करते हैं। दोस्तों ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड फुल फॉर्म है किसकी, ईडीटीए सॉल्यूशन की। अब दोस्तों क्या होता है, पहले तो हमारे सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू। जब हम इससे टाइट्रेशन करते रहते हैं, इसका कलर क्या होता है दोस्तों, इसका कलर हो जाता है हमारा ब्लू। अब दोस्तों हम ईडीटीए सॉल्यूशन होता है, हम क्या करते हैं उससे ऐसे नीचे का, आपने देखा होगा कि हम फ्लास्क को इस तरह से हिलाते रहते हैं और ऊपर से डिप इसमें आ रही होती है। तो दोस्तों ड्रॉप आ रही होती है, तो हम वो ब्लू से हमारा कलर किस में चेंज हो जाए, अगर हमारा कलर रेड में चेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा पानी क्या है, हार्ड वाटर है। अगर रेड कलर का ना हो तो हमारा पानी दोस्तों हार्ड वाटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम टाइट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं हार्डनेस के लिए। और दोस्तों याद रखिए ये हमारा एक गेट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ये एसएससी जेईई में आने का इसका बहुत ज्यादा चांसेस है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं आपको जो हमारे क्वेश्चन पेपर में बहुत काम आने वाला है, जो कि है कि जो हमारी हार्डनेस होती है ना, कार्बोनेट हार्डनेस। दोस्तों जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस होगी, दोस्तों वो किसके इक्वल होगी, वो हमेशा इक्वल होगी किसके, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस या एल्केलिनिटी। दोस्तों काफी बार देखा गया कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है, हमें एल्केलिनिटी दे रखी होती है, टोटल हार्डनेस दे रखी होती है, हमसे पूछा जाता है कि हमारी कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होने वाली है। तो याद रखिए हमारी कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होती है, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी। इन दोनों में से जो हमारा कम होगा हम कह देंगे कि वही हमारा कार्बोनेट हार्डनेस होने वाला है। ये भी दोस्तों एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, तो एसएससी जेईई में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और गेट में तो करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। ठीक है दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों ये था हमारा हार्डनेस। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़े, आज हमने अपने 4 केमिकल पैरामीटर्स पढ़े, और कुछ पैरामीटर्स दोस्तों हमारे रह रहे हैं जो हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और साथ में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हमारे गेट क्वेश्चन किस पर, हार्डनेस पर, अल्कलिनिटी पर, और हमारे बचे केमिकल पैरामीटर्स पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।